नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आपसे अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। और याद रखना, बिना इन शब्दों के अर्थशास्त्र को समझना और जानना अधूरा होता है। और ये पिलर हैं जिन पर पूरी की पूरी अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था टिकी हुई होती है। तो देखते हैं कि हमारा आज का वीडियो कैसा रहता है, ये आप हमको जज करके बताना। और एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा पहला वर्ड है जो अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वर्ड को बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों का एकमात्र मकसद होता है जीवन का कि वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें। मतलब जीवन की जो भी जरूरत है, उन जरूरतों को जिनको आप बाजार से जाके खरीद सकते हैं, तो खरीदने के लिए जो परचेजिंग पावर, जो क्रय शक्ति चाहिए, वो पैसे से संभव है। आर्थिक स्वतंत्रता कहता है जब जीवन इंसान का आवश्यकताओं के अनुसार चलता है, और एक होता है जब जीवन इंसान का इच्छाओं के अनुसार चलता है। सोचो, एक करोड़पति इंसान है, अगर उसको पिज्जा और बर्गर खाना है, चिकन और मटन खाना है, एक 5 स्टार होटल में जाकर के लंच करना है, तो क्या वो महीना 2 महीना पहले प्लान बनाएगा? उसका इच्छा करेगा कि मैं वहां जाकर के ये पार्टी करूं, और वो वहां चला जाएगा। तो वो अपना जीवन कैसे गुजार रहा है? इच्छाओं के आधार पर। और एक इंसान जिसका आय आज कमाए खत्म, कल कमाए खत्म, वो अपनी इच्छाओं को, अपना जीवन जो है उस जीवन को गुजारेगा अपनी कैसे? आवश्यकताओं के अनुसार। उसके पास हमेशा उसके आय से बढ़कर आवश्यकताएं होंगी। अगर इनकम होगा 10,000 का, तो वो खर्च का प्लान उसके दिमाग में 50,000 का होगा। एक करोड़पति इंसान है जिसका इनकम करोड़ों में है और खर्च सैकड़ों में है। ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यही वो डिफरेंस है जिसके कारण वे लोग जो अपना जीवन आवश्यकताओं के अनुसार गुजरते हैं, वो पूरी जिंदगी लगा देते हैं इस प्रयास में कि उनका जीवन जो है इच्छाओं के अनुसार गुजरे। यानी जो चीज का उनका इच्छा हो, उस चीज की वो पूर्ति कर सके। इस स्टेज में अगर कोई आदमी आ जाता है तो हम बोलते हैं कि वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। क्लियर है? दूसरा तरीका समझो कि जिसे ये नहीं सोचना है कि जीवन का मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो किस प्रकार अपना जीवन गुजारेगा, इसके बारे में उसे ज्यादा नहीं सोचना है। वो इस दुनिया में रहे अन्यथा नहीं रहे, उस पर जो आश्रित हैं, उस पर जो डिपेंडेंट लोग हैं, उनका जीवन बेरोक टोक का, बिना किसी हलचल का बेहतरीन तरीके से चलता रहे, तो ये कहा जा सकता है कि वो आदमी जो है वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। क्लियर है बात? नेक्स्ट वर्ड में हम देखेंगे, यह है अर्थव्यवस्था। इस दुनिया में इकोनॉमी, इकोनॉमी ये वर्ड इकोनॉमिक्स के अंदर ही आता है, बार बार आता है। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। जो पैसे की आपको जरूरत है, ये पैसा लगातार कंटिन्यूअस पैसिव रूप से किस प्रकार आए, ताकि इंसान का आय और व्यय में, इनकम और एक्सपेंडिचर में जबरदस्त तालमेल बना हुआ रहे।
प्रत्येक अर्थव्यवस्था ये चाहता है कि हमारा जो मुल्क है, हमारा जो एरिया है, हमारे जो लोग हैं, वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके। तो लोगों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए हर एक फिजिकल एरिया होता है। आप देखते हैं ना भारत का नक्शा, मानचित्र, तो जहां जहां मानचित्र दिख रहा है वो भारत कहला रहा है, वो चाइना कहला रहा है, वो जापान है, वो अमेरिका है, वो रसिया है। तो ये एक फिजिकल बाउंड्री के अंदर में जो एरिया आता है और वहां पर जो लोग होते हैं, उन लोगों के द्वारा आय का सृजन कैसे किया जाए, किस प्रकार किया जाए कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला हो, लोगों का ज्यादा से ज्यादा आय हो, लोगों का इनकम का जो स्तर है वो ऊपर उठ सके। इन तमाम क्रियाएं जब की जाती हैं तो उसी को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। आपने सुना होगा इकोनॉमी 3 तरह का होता है। एक होता है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन वाला, एक होता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म, और एक होता है सोशलिज्म, समाजवादी अर्थव्यवस्था, और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कहा जाता है कि देश जो बोलता है कि आपका जो भी प्रॉपर्टी है उस पर निजी लोगों का खुद का अधिकार होता है। वो अपनी प्रॉपर्टी को जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं और अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट का हस्तक्षेप न के बराबर होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटलिज्म इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे आप अमेरिका को देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद है सोशलिज्म, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहता है कि एक फिजिकल एरिया के अंदर जो भी पर्वत, पहाड़, झरना, खान कुछ भी है, उन सब पे जो मालिकाना हक जो होगा वो वहां के सरकार का होगा। सरकार पर नियंत्रण सबसे ज्यादा होता है और सरकार निर्धारित करती है कि कौन सा काम करना है, कितना करना है, कैसे करना है। यानी सर्वे सर्वा अगर सरकार हो तो वो कहलाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और अगर सर्वे सर्वा व्यक्तियों के हाथ में पूरी ताकत हो तो वो कहलाती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा जो कैटेगरी है अर्थव्यवस्था का, उसको बोलते हैं मिक्स्ड, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहां पर सरकार का भी हस्तक्षेप होता है और व्यक्तियों का भी हस्तक्षेप होता है। यानी निजी लाभ की भावना से प्रेरित होकर जब कोई काम कर सकते हैं तो प्राइवेटाइजेशन में चले गए, सार्वजनिक हित की भावना से प्रेरित होकर जब कोई कार्य किया जाता है तो ये समाजवादी हो जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे देश में यानी इंडिया में कैसा अर्थव्यवस्था चलता है, मिक्स्ड। क्यों? क्योंकि यहां आप देखते होंगे, जरा एजुकेशन में आओ तो कुछ सरकारी स्कूल हैं और कुछ प्राइवेट स्कूल हैं। ध्यान देना, प्राइवेट स्कूल कोई दूर दराज जंगल पहाड़ में नहीं खुलता है, वहां पे सरकारी स्कूल ही खुला हुआ होता है। तो जब देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का जिम्मेवारी सरकार के साथ साथ निजी व्यक्तियों के भी हाथ में होता है और दोनों मिल करके अपनी देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो इसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्लियर है? अब जरा देखो, कहीं पर भी थर्ड वर्ड हम लेते हैं आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पैसा जीवन में कितना मायने रखता है ये सभी को जानते हैं। छोटा बच्चा भी नोट पहचान लेता है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। बचपन से हमारे देश के और दुनिया के बच्चे जो हैं वो पैसे को खर्च करना जानते हैं, लेकिन खर्च करने से एक कदम पहले बात होती है कि उन पैसों को कमाया कैसे जाए। इस दुनिया में तुम जो भी काम करते हो,
अगर उस काम करने के बाद में आपको एक इनकम, पैसे की, मुद्रा की प्राप्ति या मनी मिलता है, तो ये कहा जाएगा कि ये एक आर्थिक क्रिया है। और आर्थिक क्रिया का संबंध जो है वो मानव का जो आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो जो जो काम करता है, हर काम जिससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, वो एक आर्थिक क्रिया है। अब सोचो कि आदमी करता क्या है, सबसे ज्यादा काम क्या करता है? तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंजम्पशन, यानी कि उपभोग। उपभोग का मतलब है किसी वस्तु में जो उपयोगिता सम्मिलित होती है, उसका, उस उपयोगिता का प्रयोग कर लेना और अपनी आवश्यकताओं को तृप्त कर लेना उपभोग कहलाता है। मान लो कि अगर हमको भूख लगा है, तो क्या ईंटा पत्थर खाएं या रोटी चावल खाएं? तो भूख मिटाने का क्षमता ईंट पत्थर में नहीं है, भूख मिटाने की क्षमता रोटी और चावल में है। तो रोटी और चावल, इनका में ये गुण है कि ये इंसान के भूख को तृप्त कर देते हैं। तो रोटी और चावल मेरे लिए उपयोगी है। किसी वस्तु में जो उपयोगिता होता है, उस उपयोगिता का प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं को तृप्त कर लेना उपभोग कहलाता है, और यह एक आर्थिक क्रिया है। ध्यान देना, जब आप किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो इससे आपके आय का सृजन नहीं होता है, आपको कोई इनकम नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये आर्थिक क्रिया है। क्यों? क्योंकि अगर आप उपभोग कर रहे हैं तो किसी और के आर्थिक क्रिया में आप सहयोग कर रहे हैं। एक होटल वाला अगर खाना बनाता है तो एक तरह से प्रोडक्शन कर रहा है, और आप होटल में जाकर के उस खाने को खाते हो तो आप उसके प्रोडक्ट का उपभोग कर रहे हो। तो उपभोग जो है वो डायरेक्टली आर्थिक क्रिया नहीं है, लेकिन आर्थिक क्रिया के लिए अहम रोल अदा करता है। अब अगर उपभोग ही ना हो इस पूरे संसार में, तो दुनिया का तमाम क्रिया जो है ना वो गैर आर्थिक क्रिया कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे आपका उत्पादन, प्रोडक्शन, किसी वस्तु के रंग, रूप, आकार में चेंज करके, साथ ही साथ उसका स्थान परिवर्तन करने के बाद, जगह बदलने के बाद उसके मूल्य में जो वृद्धि हो जाती है, इस कार्य को ही उत्पादन कहा जाता है। अब जंगल में लकड़ी पड़ा हुआ है, उस लकड़ी को अलग अलग शेप में काटे और उसको सोफा बनाए, पलंग बनाए, चेयर बनाए, तो उस लकड़ी की उपयोगिता बदल गई। क्यों? पहला तो उसका स्थान बदले और दूसरा उसका रंग, रूप, आकार बदले। तो किसी भी वस्तु का रंग, रूप, आकार बदलने के बाद उसकी उपयोगिता में जो वृद्धि हो जाती है, तो इस तमाम क्रिया को कहा जाता है उत्पादन। ठीक है? नेक्स्ट है आपका एक्सचेंज, विनिमय। विनिमय भी आर्थिक क्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रोड्यूसर से जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो कस्टमर के पास जाना है। प्रोड्यूसर्स टू कस्टमर, इनके बीच में जो भी कार्य होगा वो सभी एक्सचेंज का पार्ट होता है। ध्यान देना, जो उत्पादक होता है पहले तो अपनी फैक्ट्री में वस्तुओं को बनाएगा, फिर वो सीएनएफ देगा, फिर सीएनएफ के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर अलॉट करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर्स आएंगे, होलसेलर के बाद रिटेलर्स आएंगे, और तब जाकर के वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचेगा। तो कहने की बात है और समझने की बात है कि एक उत्पादक के पास से गुड्स चलते हुए जब कस्टमर के पास आता है, तो इसके बीच में जितनी भी कड़ियां हैं वो सब के सब एक्सचेंज का हिस्सा है। क्लियर? एक और है आपका इन्वेस्टमेंट, निवेश। बिना इन्वेस्टमेंट का मतलब
तो खैर बिजनेस हो ही नहीं सकता है। लेकिन अर्थशास्त्र में विनियोग का मतलब होता है वे साधन जिनके द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन होता है, यानी उत्पादन के साधन को खरीदने में, लगाने में, बनाने में जो भी खर्च होगा वो सब का सब विनियोग के अंदर में आएगा। विनियोग का मतलब हुआ कि प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से आप अपने संसाधनों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो जिन संसाधनों का प्रयोग किया अपने उत्पादन के लिए वो आपका विनियोग हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि ये हमेशा इसके थ्रू एक इनकम आपके पास जनरेट होना मेन मोटो और मेन टारगेट होता है। आप 1000 रुपए लें और 1000 रुपए का बर्थडे पार्टी मना लें, ये आपका खर्च कहलाएगा। आप 1000 रुपए लें और 1000 रुपए से कुछ टॉफी खरीद लें और उन टॉफी को फिर 1200 में बेच दें, तो इस 1000 से आपने जो टॉफी खरीदा तो क्या किया, 1000 उस बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया, विनियोग किया, और उसके बाद जब उसको आप बेचे 1200 में तो 200 जो हुआ वो आपका लाभ हुआ। तो जब लाभ कमाने के उद्देश्य से जब अपने व्यवसाय में आप पैसा लगाते हैं तो इसी को हम लोग विनियोग कहते हैं। और विनियोग के रूप में आप क्या लगाते हैं भाई, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, भूमि, श्रम, पूंजी और साहस। उत्पादन के साधनों को प्राप्त करने के लिए जो भी व्यय किया जाएगा वो कहलाएगा विनियोग। क्लियर? अब उत्पादन के साधन भी आपका यही है, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस। क्लियर है? अब सवाल ये उठता है कि पूरे अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था को डॉक्टर रेगनर फिश नाम के एक अर्थशास्त्री थे, तो रेगनर फिश साहब ने पहली बार पूरी अर्थव्यवस्था को, और अर्थव्यवस्था नहीं अर्थशास्त्र को, वह शास्त्र जो अर्थव्यवस्था के बारे में विशेष रूप से बात करता हो उसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को दो भागों में उन्होंने बांटा, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स पे ध्यान दोगे तो होता है MICRO और मैक्रो में होता है MACRO। सारा वर्ड सेम है, बस माइक्रो का I और मैक्रो का A। I का मतलब होता है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, और A का मतलब होता है यहां एग्रीगेट, पूरा, सब का सब। अगर हम बात करें सिर्फ मेरी तो मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं बात करूं मेरे पूरे देश की तो मेरा देश का जब बात होगा तो वो एग्रीगेट होगा। यानी जब छोटे पैमाने पे बात किया जाता है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, और जब पैमाना बहुत बड़ा हो तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। तो माइक्रो और मैक्रो में नॉर्मली डिफरेंस यही है कि जब मैं एक बाल की बात करता हूं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जब पूरा सर का बात करता हूं तो मैक्रो है। एक बड़े विकराल पेड़ के एक पत्ते की बात करता हूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और जब पूरे पेड़ की बात करता हूं तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो आशा करते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र के इन महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में आपको जानकारी हुई होगी, इससे आपको आने वाले समय में लाभ होगा। इसी टाइप का एक और वीडियो लेक्चर होगा जिसमें कुछ और नए वर्ड्स पे हम लोग बात करेंगे। आप लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, आप बेल बटन को प्रेस जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद।